जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 50 साल पहले घटी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन खत्म होने से पहले मैं छालदा पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी। छालदा से नीमा गांव के लिए बस ही पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले तो मेरे पिताजी खुद ही आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। साए साए हवाएं चल रहे थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से बहुत दूर था। मैं इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं शायद उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो कोई भी और सुविधा नहीं पहुंची थी, या फिर उस वक्त शायद बिजली वहां थी नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुज़र एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर से किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हों। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो खुद मुझसे बोल पड़ा। लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से पांव तक कंबल ओढ़े हुए था। अगर वो कंबल नहीं भी ओढ़े होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं सकता, मगर उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ज़रूर कोई 40 से 45 साल का आदमी रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडर जैसे घर का बाहरी हिस्सा पार किया। मैं उसके करियर पर संभल कर बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल के खड़खड़ की आवाज़ ना जाने कहाँ तक पहुँच रहे थे। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। यह आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना ये बस भी आपको नहीं मिलने वाली थी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से मुझे ये बस भी मिल जाएगी और मेरी वजह से आपने कितनी मुसीबत उठाई। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो केवल बस 3 घंटे ही के लिए आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है, ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंच रहे थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वो सब भी अब गायब हो गया। मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरीके से शायद जाना पहचाना ही था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए समान हो। तुम भूत के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरे भूत कहने पर वो जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू। वो साइकिल रोक कर बोला। मैंने साइकिल से उतर कर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया ना? मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। हाँ, पर बस यहाँ तो कहाँ है? मुझे बस दिख नहीं रही। मेरे इतना कहने की ही देरी थी कि बस की आवाज़ तेजी से मेरे करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते पाया। तेज आवाज़ के साथ वो रुक गई। वो जंग लगी टीन और लोहे की आवाज़ थी। न बस के अंदर कोई रोशनी थी और न ही उसके बाहर। बस में हेडलाइट्स तक नहीं थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस ज़माने की बस थी। मैंने उसे देखकर ये महसूस किया कि ये कम से कम इस सदी की तो बस बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में शायद आज भी इस तरह की बसें चलती होंगी जिसका दुनिया त्याग बहुत साल पहले ही कर चुकी है। जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही था। बस की तरह उसकी भी केवल सिर्फ छाया ही मैं देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव छोड़ देना। मैं चुपचाप बस के ऊपर चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज़ देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से करीब देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायज़ा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस ज़ोर ज़ोर से हिलती हुई चली जा रहे थे, या फिर असल में देखा जाए तो बस सिर्फ रेंग रहे थे। उसकी गति जितनी कम थी शोर उतना ही ज़्यादा था। जिस बस में हेडलाइट्स तक ना हो वो आपको अपनी मंजिल तक जब भी पहुंचा दे बस गनीमत ही समझ लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पुरानी बस अब तक चल कैसे रही है।
सीट पर बैठे हुए फिर से मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वो लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतज़ार किया होगा और शायद नाराज़ होकर लौट भी गए होंगे। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या कहा और क्या सुना होगा। शायद वो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता ही नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल ये भी आया कि ये भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वो भी अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें और कितने बच्चे। मगर मुझे हैरत थी कि किसी भी तरह की, किसी भी इंसान की कोई आवाज़ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा तो जंग लगी टीन टप्पर की इस शोर में शायद कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, या फिर शायद सारे लोग सो चुके होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर एक लालटेन जलाए हाथ में लिए मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी उस लालटेन की रोशनी में मुझे बस के अंदर का थोड़ा बहुत नज़र आया। बस के अंदर जितनी भी सीटें थीं सबके ऊपर बस कंकाल भरे पड़े थे, मानव कंकाल, जैसे वो लोग सीट पर टिक कर बैठे हुए हों। और ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग जिंदा हों, कंकाल होकर भी। कंडक्टर का भी पूरा शरीर जैसे कंकाल का था, बस उसके चेहरे और आधे शरीर में ही चमड़ी थी। कंडक्टर चलता हुआ धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। खैर, कंडक्टर चलता चलता मेरे करीब आया और उसने अपने कंकाल नुमा हाथ को मेरे कंधे पर रख कर कहा, नीमा गांव यहाँ से बस आधा किलोमीटर दूर है। हम आपको यहीं तक उतार सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद बस रुकी। कंडक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं दौड़ता हुआ बस से गिरता पड़ता बाहर निकला और फिर भागता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं भागते भागते एक बार पीछे मुड़ा और उस बस की तरफ देखने की कोशिश की, मगर तब तक वो बस गायब हो चुकी थी। मुझे और भी डर लगने लगा। मैं जैसे तैसे भागता भागता गिरता पड़ता नीमा गांव पहुंचा। मेरा दूसरा अंदाजा ही सही था। लड़के वाले अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद ट्रेन लेट रही होगी। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपनी फूली हुई सांसों के साथ उनके पास पहुंचा और फिर मैंने डरते डरते उन्हें पूरी घटना बता दी। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो बस कई सालों से इस रूट पर रात के वक्त चलती रहती है। लोगों का कहना है कि वो मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है और कभी भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो साइकिल वाला भी शायद उन्हीं के साथ मिला हुआ था, या फिर शायद वो कोई इंसान था। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर वो जो कुछ भी था वो बड़ा ही डरावना था।
तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं रास्ते पर तेजी से अपने घर की ओर आगे बढ़े जा रहा था। दरअसल आज मुझे काम से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई थी। ये दिवाली के कुछ दिन पहले की बात है, इसलिए दुकान पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी और इसीलिए बस निकलने में देर हो गई। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक और कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। मैं रास्ते पर तेज कदमों से आगे बढ़े जा रहा था। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था, ये वही रास्ता था जिस पर मैं हमेशा से ही आना जाना किया करता था। मगर आज पहली बार इतनी देर हो गई थी कि मुझे कहीं ना कहीं अब घबराहट सी हो रही थी। वैसे तो मैं शाम के 7 बजे तक ही इस रास्ते से होकर अपने घर चला जाता था। तब तो एक आध लोग भी बीच बीच में मिल जाते थे, मगर अब इस रास्ते पर मेरे अलावा सिर्फ अंधेरा ही था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की रोशनी में नीचे ज़मीन पर मुझे कुछ पड़ा हुआ दिखा। दूर से तो साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, मगर सामने रास्ते पर कुछ तो था। मैं चलते चलते उस चीज़ के करीब गया तो वहाँ पहुंचकर देखा कि वो एक प्यारी सी गुड़िया है जो रोड पर बेजान सी पड़ी हुई है, जैसे किसी ने फेंक दिया हो और कभी गाड़ी के नीचे आकर जैसे कुचल सी गई हो। मुझे पता नहीं क्या सूझा, हालांकि मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ, मगर मैंने वो गुड़िया उठाकर अपने साथ ले ली और फिर उसे हाथों में लेकर वापस से घर के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मगर अब पता नहीं क्यों मेरे पैर मुझे अचानक ही कुछ भारी से लगने लग रहे थे। मेरा पूरा शरीर ही जैसे अब काफ़ी वज़नदार हो गया था। यहाँ तक कि मैं अपने पैर भी बहुत धीमे धीमे ही आगे बढ़ा पा रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने उस गुड़िया को अभी भी अपने बगल में दबाए हुआ था और चलने की पूरी कोशिश कर रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पीठ और कंधा बहुत ही ज़ोर से दुख रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही ऐसा क्या हो गया, मगर तभी चलते चलते मुझे अपने कंधे के पास से नीचे लटकता हुआ मेरे पेट तक आता एक इंसानी पैर नज़र आया। मेरी सांसें इतनी तेज पहले कभी नहीं हुई थी। वो पैर जैसे बिल्कुल सफ़ेद सा था, जैसे कि उसमें खून ही ना हो। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है और अगर मैंने कोई भी चालाकी की तो मैं यहीं मारा जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे कंधे पर कोई तो बैठा हुआ था और वो कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो पक्का था। तभी मैंने अपने बगल में दबाए हुए उस गुड़िया की तरफ देखा। वो गुड़िया जो कुछ देर पहले तक बिल्कुल प्यारी सी दिख रहे थे, अब बहुत ही ख़तरनाक सी दिखने लगी थी। उसकी दोनों आँखें बिल्कुल काली काली हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, हालांकि मैं पक्का नहीं था कि यह काम करेगा। मैंने तुरंत ही उस गुड़िया को अपने बगल से निकाला और फिर उसे जंगल की तरफ फेंक दिया। मैंने जैसा ही ऐसे किया कि तभी मेरे कंधे का वो भार और वो पैर जैसे गायब सा हो गया। जिसके बाद मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने वहाँ से सीधे ही दौड़ लगा दी और भागते भागते सीधे अपने घर पर जाकर ही रुका। वो गुड़िया ही
वो सबका जड़ थी जिसे मैंने फेंक दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।